नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं गुरेज घाटी से, जहां एक बार फिर ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। गुरेज घाटी, जो कि उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है, में एक बार फिर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इस पर्वतीय घाटी के प्रवेश द्वार राजधान पास सहित बगटोर, चुरवान और पूरे तुलेल क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव के बाद कल सुबह ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। गुरेज के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। बर्फबारी के चलते 84 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। बर्फबारी को देखते हुए एसडीएम गुरेज ने आदेश जारी किया है कि तुलेल घाटी में 8वीं क्लास तक और दावर घाटी में 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, 20 अप्रैल तक अलर्ट जारी। बता दें कि मौसम विभाग श्रीनगर ने वेदर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में 20 अप्रैल 2025 तक तेज बारिश बर्फबारी की संभावनाएं हैं। जम्मू डिवीजन की पीर पंजाल रेंज, कश्मीर डिवीजन के ऊंचाई वाले इलाके, अनंतनाग, पहलगाम, कुपवारा, सोनमर्ग, जोजिला, गुलमर्ग, शोपियां आदि जगहें शामिल है। तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है और भूस्खलन, मलबा गिरना और पत्थर गिरने के मामले बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को 21 अप्रैल तक खेती के काम को रोकने की सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वह यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले और सतर्क रहे। पीर को सर्कुलर रोड पर आ रही पानी की समस्या को लेकर विधायक युद्धवीर सेठी द्वारा किया गया दौरा और जल्द ही समस्या के समाधान की कही बात। आज जिस प्रकार से पानी की समस्या है पीरखो इलाके में, सर्कुलर रोड में, वार्ड नंबर 2 में, और मेरे साथ एक्शन राजेश जी भी आज यहाँ पे और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। एक ट्यूबवेल यहाँ पे सेंक्शन किया गया है। आज हम महंत राजेंद्र जी, नाथ जी और हमारे करणनाथ जी हैं, इनकी देख रेख में आज हम कुछ जगह यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया जा सके और आने वाले समय में जो भीषण गर्मी पड़ेगी, जो कहर है 3-3 दिन बाद पानी आता है, इस इलाके को उससे पूरी तरह से फायदा हो, इसलिए आज हम सब यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ एक्शन श्रीमान राजेश जी हैं, ये अपना जेई हमारे साथ में हैं और पूरी टीम पीएचई की है। मेरे साथ राजेश जी हैं, अरुण सेठी जी मेरे साथ हैं, हमारे नीटू जी हैं, हमारे दयाराम जी हैं और सभी हमारे पंडोर साहब हैं। हम सब यहाँ पे आए हैं और एप्रोप्रिएट जगह मिलने के बाद इस शहर की किस प्रकार से समस्या खत्म हो, इसी प्रकार से मैंने टूर लगाया था परसों। जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, बजालता, परगालता, खन्ना, शरगाल, ऐथम, तूता की पुई, वहाँ भी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी देखा कि जल्द से जल्द खत्म हो। 1-1.5 महीने के बाद जो भीषण गर्मी पड़ेगी, पानी की समस्या होगी, मेरी पूर्व विधानसभा के अंदर किस प्रकार पुरानी हमारी समस्या खत्म होगा। वार्ड नंबर 8 में भी पानी के लिए चक्कर लगाया गया। अभी जो प्रॉब्लम है हम अपने ऑफिसर्स को बता रहे हैं और आने वाले समय में पानी की समस्या ठीक रहे पूर्व विधानसभा के अंदर, इसलिए आज मेरा यहाँ पे दौरा हुआ। बेरीचराना में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान, कई दुकानें ध्वस्त, स्थानीय लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं। जी कोई नहीं पता अभी तक कोई जानकारी? जी नहीं, कोई नहीं। 50-60 आदमी थे। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को बोला भाई, क्या बोला शिकायत करवाई या क्या हुआ? बोल रहा है कि किसी ने शिकायत की है मोहल्ले में, तो अगर शिकायत की है ठीक है, तोड़ो, हमारे क्या सारे का तोड़ो, फिर एक हमारा थोड़ी तोड़ेंगे। जो लाइन है पूरी लाइन वहाँ से वहाँ तक तोड़ो। ये सारी दुकानें आपकी थी? ये हमारी थी दुकानें। तो आपको लगता है 6 महीने हो गए हमारे को चलाते हो, 6 महीने में कभी नहीं आए कोई। अच्छा जी। और पापा जी को पैसे डिमांड कर रहे थे कि पापा आप 1.5 लाख रुपए दो हमको। वो पटवारी कर रहा था, तहसीलदार जो है उन्होंने बोला था। जब वो पैसे मांग रहे? हाँ, वो पैसे मांग रहे थे, फिर इन्होंने पैसे। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। क्या पूरी बात भैया एक्चुअली घर पे कोई नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली डेथ हो गई है मेरे पापा की, ताई की, तो सारे कश्मीर चले गए थे। मैं घर पे अकेली थी और हमारे जो हमने रेंट पे दिया वो बच्चे सोए हुए थे।
ये आए सुबह और इन्होंने आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। हमें कुछ, ये 8 बजे की बात है भैया। कौन सा डिपार्टमेंट था, कोई है जानकारी? ये पता नहीं, जेडीए वाले बोल रहे हैं शायद। ये तो कंटोनमेंट के अंडर आता है, ये जेडीए के अंदर तो आता ही नहीं है। हम कंटोनमेंट की फी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, तो फिर इन्होंने कैसे, अगर इन्होंने तोड़ा ठीक है, हम मानते हैं इन्होंने तोड़ा, इन्होंने हमें बोलना तो चाहिए था कि आप बाहर निकलो, बच्चे नीचे सोए हुए हैं, बच्चे बेहोश तक हो गए, इसके साथ जुड़ा हुआ आप देख लो जगह कितना है। अच्छा, बच्चे सोए हुए थे नीचे? जी, बच्चे नीचे सोए थे, बच्चे बेहोश तक हो गए, इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। सर, ये हम इतना कहेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान भरपाई कर दे। गरीब है सारा, इसी से हमारा गुजारा चलता था। ये शरारत है सर किसी की, किसी ने बोला कि मोहल्ले वाले किसी ने बोला है। अगर जिस मोहल्ले वाले ने बोला उस मोहल्ले वाले को हमारे पास लाए, हम उससे बात करेंगे तो तुझे क्या तकलीफ है। कागज वगैरह पूरे थे आपके? सब ओके। बोल रहे अपना कोर्ट से ऑर्डर आया, कोर्ट से ऑर्डर आया सर, हमें बताए ना। हमें ऑर्डर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं है सर। अगर ऑर्डर का हमारा साइन होंगे वहाँ पे, कुछ नहीं है सर। कितने बजे की है? ये सुबह 8:30 बजे की बात है। लगभग कितने पैसे जो है वो लगे थे? सर बहुत पैसे लगे। तो अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है यही, जो हमारा नुकसान हो वो हमारी भरपाई। क्या मसला हुआ है? एक्चुअली ना सर, हम गए थे, हमारी ताई जी की डेथ हो गई तो हम श्रीनगर में थे, तो हम उधर से आ रहे थे तो उधमपुर में पहुंचे हम कोई 6:30 का टाइम था, 7 का टाइम था। तो बेटी ने मुझे फ़ोन किया, पापा ऐसे ऐसे बात है कि बुलडोजर लेकर आए हैं, जेसीबी लेकर पानी तोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है बोलो। फिर बेटी ने उनसे पूछा भाई आप क्यों तोड़ रहे हैं। वो मैम एक बोल रही थी उनको कि हम ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। बोलो कोई तो रीज़न होगा भाई, आप क्यों तोड़ रहे हैं, या आपके पास कोई नोटिस है या बुरे कोर्ट का ऑर्डर है कि या हमने तोड़ा। उनका कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें ऑर्डर दिखा दीजिए, चलो हम मान जाएंगे भाई हाँ ठीक है, फिर तोड़ो। और ऊपर से नीचे बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे सोए थे, मेरी बेटी बेटा सोया था, किराएदार के बच्चे छोटे छोटे वो सोए थे। तो उन जैसे पुलिस आई तो घुस गई अंदर छड़ियाँ लेके चले गए, बूट लगा कर चले गए। वो ये सब हमारे हैं, ये किराएदार है हमारे। हाँ जी, 4 दुकानें सर। मेरा 14,40,000 रुपये नुकसान हुआ है सर जी। 6 महीने हो गए सर, 6 महीने। एक जो हमने दी है इधर हमारे साथ है, हमारे फौजी साहब हैं, उनको दी थी तो एक मरला, तो उसने भी हमारे इकट्ठे चढ़ा रहे हैं हम। तो 6 महीने हो गए, 6 महीने कोई नहीं आया। 6 महीने के बाद कोई 10-15 दिन पहले आए तो बोला जी हम आपको नहीं चढ़ाने देंगे, आप पैसे दोगे तो चढ़ाओ। फिर इन्होंने फौजी साहब से इन्होंने मिलके, पापा ने मिलके इनको पैसे पता नहीं 40,000 दिया, 1.5 लाख की डिमांड कर रहे थे। बोला कि लेंटर डालो। फिर बाद में बोलने लगे नहीं जी आपका कोई मोहल्ले वाला उधर कोई आपकी कंप्लेंट कर रहा है भाई। मैंने कहा कोई मोहल्ले वाला अगर होगा उसका नाम तो होगा ना कि भैया क्यों कर रहा है वो। अगर उसका रास्ता लग रहा है, उसका मकान लग रहा है, उसकी दुकान लग रही है तो चलो ठीक है। अभी क्या मांगा आप लोगों ने? मेरी डिमांड ये है कि मेरा जो ये नुकसान हुआ है ये मेरा नुकसान पूरा कर दे। परेड ग्राउंड मिनी स्टेडियम में अंडर 20 फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। बढ़ चढ़कर खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। जावेद अहमद सोफी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से 21 दिन का कैंप लगाया गया है, छत्तीसगढ़ के लिए टीम तैयार की जा रही है फुटबॉल मैच के लिए, क्या कहेंगे? देखिए जी, मतलब ये होता आया है स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा कि हम जब भी टीम जानी होती है हम कोचिंग कैंप लगा लेते हैं, क्योंकि उससे हमको भी पता लगता है कि टीम कहाँ पे है और किस लेवल पे है। उस हिसाब से कि हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी चली तो फिर अब उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट हम लाएंगे उधर से। सर जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर खेलने आए, किस तरीके का इनका मतलब कि स्ट्रेंथ है, क्या किस तरीके का इनको दिया जा रहा है, कोचिंग दी जा रही है ताकि ये आगे अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे सकें? देखिए अभी यहाँ पे जो चल रहा है ये हम डायरेक्टली कंपटीशन में जा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से जो प्रिपरेशन होती है कि कंपटीशन के लिए वही प्रिपरेशन हम इन बच्चों को दे रहे हैं। सभी खेलने वाले बच्चे हैं, अब इनको पोजीशनिंग सिखानी है कि कहाँ पे क्या है, कौन किस तरीके से खेलेगा, कहाँ पे प्लानिंग क्या होती है, वो तरीके से सिखाया जाता है। और इनकी एंड्योरेंस हमने चेक की है, तो फिर फिटनेस लेवल पे थोड़ा बहुत काम किया ताकि वहाँ जाके ये मतलब किसी परेशानी में ना हो। अंडर 20 का मैच है ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है अभी यहीं से एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो कितना इनके लिए ये अच्छा रहेगा? देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सीनियर नेशनल जो है संतोष ट्रॉफ़ी, उसके बाद ये पहला सीनियर आता है, तो फिर इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म है इन बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इन्हीं की एज से ही इनका वो जो अपना करियर वो शुरू हो जाता है। तो फिर इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पर। तो इस कैंप में से जितने अच्छे प्लेयर निकल कर जाएंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज वही है कि पहले मतलब प्लेयर अपनी इज्जत के लिए खेलता है, ठीक है,
फिर सबसे बड़ी बात है कि ये यूटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उस लिहाज से इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपना रिजल्ट दे देंगे वहाँ पे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ फुटबॉल टीम के लिए ये कैंप लगाया गया है, छत्तीसगढ़ में जा रही है टीम खेलने के लिए फुटबॉल की, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस परेड ग्राउंड में आए, जो कि यहाँ पे हमारा 21 डे का अंडर 20 का कैंप चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कैंप चल रहा है। इस कैंप में जो हेड कोच हैं मिस्टर इशफाक अहमद हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कोच हैं अंडर 16 टीम के, और सैफ गेम में इन्होंने इंडिया टीम को क्वालिफाई करवाया। उसके अलावा ये रियल कश्मीर जो हमारी सेकंड डिवीजन आई लीग की टीम है, जो अभी रिसेंटली जिसने 3rd नंबर रैंक पे आई है, उसके भी ये हेड कोच हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैडम नुज़रत गुल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये जो कैंप जो हमारा जो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे 21 दिन का कैंप लगा है। इसके बाद टीम ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट, जो कि छत्तीसगढ़ में हो रही है नारायणपुर में। तो वहाँ पे इनको 4 मैच खेलने हैं। तो हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है। इसका कैंप एक इंटेंसिव कोचिंग कैंप लगा हुआ है, और लड़के सारे अच्छे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे, जो हमारी पिछली परफॉर्मेंस आती रही, जैसे संतोष ट्रॉफी में हम क्वार्टर फाइनल हारे, इस बार भी हमारी टीम क्वालिफाई करेगी और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल तक खेलेगी। तो उस हिसाब से हम जो कि हमारा को कौंसिल की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लड़कों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। और आने वाले समय में हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा स्टेट का फुटबॉल वो ऊपर जाएगा, और हमारे मैक्सिमम लड़के अभी इंडिया के जितने भी क्लब हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों एक यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बेंगलोर का है, उन्होंने हमारे 3 लड़के लिए जहाँ से, वो बहुत ही अच्छा क्लब है। वो भी सेकंड डिवीजन आई लीग खेलता है, और आई लीग का भी है, ISL का उनका बहुत ही अच्छा सेटअप है। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट होते जाते हैं, हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उनको अपना खेलने का मौका मिलता है, बाहर खेलने का मौका मिलता है। तो वो अगर वो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इंडिया लेवल पे भी मौका मिलेगा खेलने का। तो यही हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैडम नुज़रत गुल जी जो अभी जो 21 दिन का कैंप जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम क्वालिफाई करेगी और सेमीफाइनल फाइनल तक खेलेगी। सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम इशफाक अहमद है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर अभी कैंप लगाया गया फुटबॉल टीम के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ खेलने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा है। देखिए, एक सिमिलर काइंड ऑफ वेदर मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत दिनों के बाद जम्मू में फुटबॉल कैंप्स हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ग्राउंड भी है यहाँ पे, और लोकल फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि ये जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। सर आप कोई इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और अभी हाल ही है, और किस तरह से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की टीम जो है कितनी स्ट्रांग है, और उसके ऊपर कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो थोड़ा कमज़ोरियाँ हैं। कोचेस की भी कमज़ोरियाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अभी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है बच्चों के लिए, लाइटें वाइटें लगी हैं यहाँ पे, अब थोड़ा ग्रास रूट पे काम करना है। लेकिन फ़ुटबॉल की अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, रिसेंटली रियल कश्मीर का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था आई लीग में, और वो एक बैकबोन एज अ फुटबॉल के लिए बन जाता है, क्योंकि जहाँ पे आपके रोल मॉडल्स है, और क्लब कल्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और उम्मीद करते हैं जम्मू में भी जैसे 10-15 साल पहले क्लब कल्चर अच्छा था। स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि कैंप्स यहाँ पे हो, लेकिन आई थिंक जो क्लब्स है वो प्राइवेटली उनको भी ऑर्गेनाइज़ करना होगा, ताकि एक अच्छी मैसेज भी जाए, सोशल मैसेज भी है, और प्लस स्ट्रॉन्ग टीम भी बनी जाए इनकी। ये कैंप कितने दिन तक चलेगा यहाँ पर? ये ऑलरेडी हम लोग 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, सिलेक्शन भी यहीं पे हुई थी, दोनों डिवीज़न की टीमें यहीं पे जमा हुई थी। कम से कम 45 बच्चे थे,
उनमें से हमने 26 अभी रखे हैं फाइनल कैंप के लिए। फर्दर सिलेक्शन होगी, 18 की टीम जाएगी। काफ़ी टफ कंपटीशन है बॉयज़ के बीच में, और मुझे लगता है कि जो कि एक अच्छी निशानी है कोचेस के लिए, हेडेक है कि किसको लें और किसको नहीं लें। 18 की टीम जाएगी, होपफुली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ से होकर जाएगी। कितने मैचेस होंगे वहाँ? हमारे 4 मैचेस हैं वहाँ पे, एक टीम क्वालिफाई करेगा। मुझे उम्मीद है कि टीम पूल काफ़ी टफ है। चैम्पियन स्टेट्स जैसे केरला है, मेघालय है, उनके साथ मैचेस होंगे। बट ओवर द ईयर्स, कुछ पास्ट फ्यू ईयर से मतलब सबको पता है कि JNK की टीम काफ़ी स्ट्रांग हो रही है फुटबॉल में, और वी विल गिव देम वेरी टफ कंपटीशन हो इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि क्वालिफाई ग्रुप से करें। कई बार तो डर रहता है केरला की टीम के साथ, काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है केरला की टीम, तो क्या कहेंगे उनके साथ किसी सेक्शन में JNK की टीम? तो देखिए, हमारा एक हमेशा एक जो मतलब कमी रहती है वो एक्सपोजर की कमी रहती है। लेकिन जो अभी के प्लेयर्स है, ये कुछ हमारे अंडर 20 के भी प्लेयर श्रीनगर से जो बाहर क्लब्स में खेल रहे हैं, कुछ रियल कश्मीर या डाउनटाउन हीरोज़ में खेलते हैं, और यहाँ पे भी कुछ जम्मू के जो प्लेयर हैं वो क्लब्स में खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वैसा नहीं है जैसे पहले देखते थे केरला की टीम, वेस्ट बंगाल की टीम। अब बिल्कुल हम मुकाबला बराबर रहता है, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग बिल्कुल उनको टक्कर और हरा भी देंगे। और रिसेंटली आपको बताऊं कि रियल कश्मीर ने वन ऑफ द टॉप क्लब ऑफ इंडिया, गोकुलम केरला, उनके घर में उनको हराया। प्लेयर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, कैसे आप प्लेयर करेंगे? मुझे लगता है कि प्लेयर्स के लिए, जो छोटे प्लेयर है जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेटली खेल रहे हैं या प्राइवेट क्लब्स में खेल रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है कि मतलब ट्रेनिंग टाइमिंग रेगुलर ट्रेन करने आइए। और जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, स्पेशली जम्मू वाले, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाइए। आजकल का जो दौर है, आप पूरे JNK में ड्रग्स का चल रहा है, तो मुझे लगता है ये ग्राउंड उन चीज़ों से बच्चों को बचाएंगे। और यहाँ पे हमारा SFA का फुटबॉल स्कूल, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का फुटबॉल स्कूल भी होता है, जहाँ पे सतपाल कोच होते हैं। दे आर वेलकम, प्लीज़ कम। अपने बच्चों की, चाहे फुटबॉल प्लेयर ना बने, कम से कम सेहत अच्छी होगी और बुरे कामों से बचेंगे। तो कब हम JNK की टीम को इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे? JNK के ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इस टीम में भी 2 प्लेयर जो है जूनियर लेवल पे इंटरनेशनल खेले हैं। उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा। जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के डेली वेजरों को रेगुलराइज करने की रखी गई मांग। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, सबसे बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो पिछले 25-30 साल से काम करता आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनेगी। चाहे वो PHE डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, PWD में है, R&B में है, फ्लोरिकल्चर में है, हार्टिकल्चर में है, वाइल्ड लाइफ में है, स्टेट डिपार्टमेंट में है, इरिगेशन में है, ये जितने भी आर्जी मुलाजम हैं, चाहे होंगे आर्जी मुलाजम जितने भी हैं, हम कहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। यहाँ जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इनको चक्की में पीसा, उसके बाद LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रही, और आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। और कमेटियाँ यहाँ 25-30 साल से बड़ी बनी, लेकिन ओट-पुट कहीं नज़र नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कमेटियाँ पीछे भी बनी हैं, हमने देखी हैं, आज जो ये लॉलीपॉप जो कमेटी जो कंस्टिट्यूट हुई है, ये भी एक लॉलीपॉप ही लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने जो असम्बली के अंदर जो MLA बैठे हुए हैं, जब इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो उस वक्त कोई कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं की जाती। क्या डेली वेजरों को भी पिछले 25-30 साल से इनके साथ जो जुल्म सुतम हो रहा है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ये कहना चाहते हैं, ये डेली वेजरों का जो बर्निंग इशू है, इसको सरकार रिजॉल्व करे। यहाँ UT लद्दाख के अंदर
29,000 से 45,000 रुपया उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया और ना ही यहाँ डेली वेजरों के लिए कोई पॉलिसी बनाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला भगवान ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, आपने जस्टिस और इनजस्टिस को देखना है। जब जस्टिस और इनजस्टिस को नहीं देखा जाता तो अल्लाह ताला भगवान की तरफ से सवाल आया है, वो सवाल आया भी है इन पर, तो उसे एक सबक सीखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेली वेजरों का जो इशू है, अगर कमेटी आपने बनाई है 6 महीने, तब उससे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू करो और रेगुलाइजेशन पॉलिसी यहाँ होनी चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करती, जम्मू कश्मीर में ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट ने जो कॉल दी है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। ये किसी एक डिपार्टमेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट है, 30, 35, 40 डिपार्टमेंट, उन सबों के डेली वेजरों की बात है। हमने किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करनी। हम ये कहना चाह रहे, और हम हैप्चल भी नहीं है यहाँ हड़तालें करने के लिए। हड़तालें अगर करनी है, हड़ताल करनी आसान है, लेकिन उसको कंक्लूड करना मुश्किल है, उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाना मुश्किल है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस इशू को रिजॉल्व करे। 21 और 22 को हमने जो प्रोटेस्ट जो यहाँ रखा है, जो कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, हम ये कहना चाहते हैं, हम तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं, उनको अपील करते हैं, और हम पूरी जो इस वक्त सरकार है, हम उनको भी मिले हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी जो मेंबर जो बने हैं, कमेटी बनी है, डिप्टी सीएम को हम मिले हैं, जावेद रैना जो पीएचई के मंत्री हैं, हम उनको मिले हैं, जावेद डार को मिले हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडीयू को मिले हैं, तलत परवेज जी जो मेंबर हैं, हम उनको मिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस इशू को रिजॉल्व करें। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस बांदीपोरा ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस बांदीपोरा ने कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में मीर मोहल्ला कालूसा बांदीपुरा में एक मंजिला रिहायशी मकान और एक गाड़ी शामिल है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 13 लाख तक बताई जा रही है। ये संपत्तियां नजीर अहमद भट्ट निवासी कालूसा बांदीपुरा की हैं। पुलिस द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि जब्त संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त, कोई भी लेन देन सख्त रूप से मना है। मालिक को भी संपत्ति बेचने या किसी रूप से ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है। ये कार्रवाई बांदीपुरा पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नशे के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना और समाज में सख्त संदेश देना है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।